आईआईटी करने के बाद इतना अच्छा पैकेज मिलता है, क्योंकि हर इंसान की एक ही रहती है कि भी हाँ मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छी जीवन जीना है, लेकिन ये सब छोड़ करके इस फील्ड में आना। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छे खासे पैसे मिलते थे और मेरे साथ के जो है वो शायद 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति महीने कमा रहे हैं आराम से, उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। एक धारणा आमतौर पर हम लोग सुनते भी हैं कि बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालें। आजकल लोग जो हैं बच्चे फर्स्ट सेकंड में आते हैं, अच्छे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं। जैसा आपने बताया कि मैंने करमवीर जी से बात की, उन्होंने कहा कि आप लोग 10th 10वीं तक जो है सरकारी स्कूल से पढ़े, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में, और फिर ये मुकाम तक पहुंच भी गए। आमतौर पर बाड़मेर और जैसलमेर के जो यूथ होते हैं वो देश के किसी भी कोने में जाते हुए अपनी एक अलग पहचान होती है, उनकी भाषा हो, उनकी बोल, तमाम प्रकार की गतिविधियों को लेकर। कोई मारवाड़ी बोल रहे हो तो हाँ, ठीक है, आपस में दो लोग था मारवाड़ी में बातें कर रहा था हाँ, कि भाई कहीं हाल चाल है गाँव रहा इन बार बारिश होती कि नहीं, तो मेरा अचानक से इंटरेस्ट जाग गया हाँ, कि भाई भाषा में तो लाग रहे हो है कि या तो बाड़मेर रहो या जैसलमेर रहो। हाँ। तो 2018 में मानस बना, पहला अटेम्प्ट दिया, कम तैयार था मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया, तब मैं नौकरी ही कर रहा था। आजकल के जो यूथ हैं उनके खूब सारे सपने होते हैं, घूमना फिरना। कई कई यूथ जो है गलत दिशा में भी जाते हैं, नशा कर लेते हैं, अलग अलग चीज़ें हम लोग आमतौर पर देखते हैं। कभी आपके जहन में ऐसी बातें नहीं हैं कि यार छोड़ो ना, आप पैसे कमा रहे हैं, अब क्या करना है आरएस वारएस करके, अब कुछ ऐश मौज कर लें। देखो बेंगलोर एक ऐसी जगह है, बेंगलोर बम्बई, जहाँ पे ऐश मौज करने की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे कई सारे बार्स हैं, कई सारे नाच गाने, ये वो पीना करना, ये सब चलता रहता है। एक जमाना हुआ करता था, तब ऐसा कहा जाता था कि पश्चिमी राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां के लोग हर किसी सुविधा से वंचित हैं। वहां के लोग शिक्षा से कोसों दूर हैं। बेटियां तो क्या, यहाँ के बेटे भी पढ़ते नहीं हैं। छोटी सी उम्र में काम धंधे पर चले जाते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते और लोग जागरूक नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ के लोग भी बदल रहे हैं। आज पश्चिमी राजस्थान पूरे प्रदेश में हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल रहता है। यहाँ की बच्चियां, यहाँ के बेटे हमेशा हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरे प्रदेश भर में अपना परचम फहराते हैं। कुछ दिन पहले हमने राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव उंडखा के करमवीर सिंह का इंटरव्यू किया था, जो पूरे राजस्थान में आरएएस में 15वीं रैंक जिन्होंने हासिल की थी। अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पश्चिमी राजस्थान के हाल के जैसलमेर जिले के लखा गांव से, और इनकी शादी 2018 में हुई, 2 बच्चे भी हैं। लेकिन हौसला इनका एक ही था कि बस मेरा जो ध्येय है, मेरा जो टारगेट है, उसे मुझे अचीव करना है। मैं पूरा परिचय जानूंगा, एक एक बात इनसे कई सारी बातें जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दे दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक बेताब हैं इस प्रकार के इंटरव्यू सुनने के लिए, ऐसे लोगों की जानकारी जानने के लिए। धन्यवाद अशोक सेरा जी इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपुरोहित है। जैसा कि आपने बताया कि मैं लखा गांव का निवासी हूं, जो सिव कस्बे से लगभग 25 से 30 किलोमीटर पास में सिव बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर पे पड़ता है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव की ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय से की। 10वीं तक की वहां शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी 1 साल कोटा में करी, और मेरा एनआईटी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम जिसे कहते हैं, आईआईटी और एनआईटी भारत के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज माने जाते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। एनआईटी जालंधर से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। उसके तत्पश्चात मेरा प्लेसमेंट हुआ। मैं बेंगलोर में जॉब करता था। 2018 तक मैंने वहाँ जॉब की। फिर मरुभूमि की जो प्रेम है वो वापस खींच लाया। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छे खासे पैसे मिलते थे, और मेरे साथ के जो है वो शायद 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति महीने कमा रहे हैं आराम से, उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। पर इच्छा थी कि लोगों के बीच में रहूं, समाज के बीच में रहूं। तो आरएएस 2018 पहली बार दिया, 677 रैंक आई और 1 नंबर से मैं रह गया था। इस आरएएस में मुझे 72nd रैंक मिली है। और जैसलमेर ज़िले में जहाँ तक मेरी जानकारी है ये प्रथम रैंक है, और करमवीर जी और अश्विनी जी के साथ बाड़मेर में भी ये अच्छी रैंक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मैं तमाम बातें आपसे जानूंगा कि किसको आप अपना जो है तमाम चीज़ें हुई, किसको देख करके आप लोग इस फील्ड में आए, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आईआईटी करने के बाद इतना अच्छा पैकेज मिलता है, क्योंकि हर इंसान की एक ही रहती है कि भी हाँ मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छी जीवन जीना है, लेकिन ये सब छोड़ करके इस फील्ड में आना। सर, व्यक्ति क्या है कि एक सामाजिक प्राणी होता है,
और समाज के बीच में रहना उसे अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं नेचर से, जैसे हमारी गांव की जो परवरिश होती है, हम कहते हैं ना कि हमें बंतड़ करना पसंद होता है, तो वहाँ पे जॉब करना कई बार पसंद नहीं आता। दूसरी बात, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो आपको अवसर देती है कि आप एक अच्छा जो सफिशिएंट है आपके लिए, जितना चाहिए परिवार के लिए, वो सुविधाएं और पैसा भी मिलता है आपको, जनता की सेवा करने का मौका भी मिलता है और समाज में आपका एक स्थान भी मिलता है। तो ये एक ऐसी सेवा है, राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा है आरएएस। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती है। मुझे लगता है कि यही कारण है ये कि ये युवाओं को आकर्षित करती है। एक धारणा आमतौर पर हम लोग सुनते भी हैं कि बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालें। आजकल लोग जो हैं बच्चे फर्स्ट सेकंड में आते हैं, अच्छे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं। जैसा आपने बताया कि मैंने करमवीर जी से बात की, उन्होंने कहा कि आप लोग 10th 10वीं तक जो है सरकारी स्कूल से पढ़े, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में, और फिर ये मुकाम तक पहुंच भी गए। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने जैसा बताया कि आपने ये तमाम जो मुकाम हासिल किए। क्या इस धारणा को किस रूप से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स की क्वालिटी है वो अभी भी अच्छी है, क्योंकि आप देखते हो कितना कंपटीशन है और इतने होनहार बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो टीचर्स बनते हैं। तो स्कूल का यदि मैनेजमेंट जिसका सही हो, जो फॉर्चुनेटली हमारे टाइम था हमारे गांव की स्कूल का, तो मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा, मेरे 2 भाई डॉक्टर है वो भी वहीं से पढ़े, अच्छा। मेरे एक भाई लॉयर है राजस्थान हाई कोर्ट में, वो भी वहीं से पढ़े, करमवीर जी जैसा आप बता रहे हैं वो भी ऐसा ही है। तो ये धारणा, मुझे नहीं लगता कि मेरा छोटा सा बच्चा है वो गांव की सरकारी स्कूल में अभी जाता है। क्या बात। तो ऐसा नहीं कि मैं उसे यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ पे वो 4-5 महीने में काफ़ी अच्छा सीख भी गया है, खुला वातावरण है, सिखाने वाले अच्छे टीचर्स हैं। तो सरकारी स्कूलें भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, आईएएस में, आरएएस में, इंजीनियरिंग में। तो यदि इसको और बेहतर फैसिलिटी दी जाए, जो कि सरकार प्रयास करती है हमेशा, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खुलापन है जो बच्चे को मिलता है, वो शायद प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है। बिल्कुल, मैं आगे हमारे दर्शकों के लिए आपसे और भी सवाल पूछूंगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या क्या पढ़ते थे, क्या आपको चीज़ें जो मोटिवेट करती थी। लेकिन मेरा इससे हटकर एक और सवाल है। आमतौर पर बाड़मेर और जैसलमेर के जो यूथ होते हैं वो देश के किसी भी कोने में जाते हो अपनी एक अलग पहचान होती है, उनकी भाषा हो, उनकी बोल, तमाम प्रकार की गतिविधियों को लेकर। ऐसी कोई चीज़ आपको याद आ रही है जब आप बेंगलोर में थे या अपने कॉलेज में थे, अपने दोस्तों के साथ थे? बेंगलोर में आपको पता ही है मारवाड़ियों की बहुत दुकानें हैं। हाँ। मैं बेंगलोर में व्हाइटफील्ड एक एरिया है जहाँ पे तमाम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिसेज हैं, और बेंगलोर भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आईटी हब कहा जाता है। तो मुझे याद है कि मैं सब्जी खरीद रहा था, तो कोई मारवाड़ी बोल रहे हो, तो ठीक है, आपस में 2 लोग था, मारवाड़ी में बातें कर रहा था कि भाई कहीं हाल चाल है गाँव रहा, इन बार बारिश होती कि नहीं। तो मेरा अचानक से इंटरेस्ट जाग गया कि भाई भाषा में तो लाग रहे हो कि या तो बाड़मेर रहो या जैसलमेर रहो। तो ऐसा हो गया कि मेरी उससे दोस्ती हो गई। अब वो एक मजदूर व्यक्ति था, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था, मैं इंजीनियर था, मैं ऑफिस में काम करता था जहाँ फैसिलिटीज अच्छी होती है, पर वो मारवाड़ी टच है, मतलब मारवाड़ी में जो बात करने रहो आनंद आवे, क्योंकि वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में आप अंग्रेजी में बात करते हैं अपने क्लाइंट से, आपके क्लाइंट अमेरिका के होते हैं, यूरोप के होते हैं, उसके बीच में कोई मारवाड़ी आदमी मिलता है, तो वो मेरा बस यही कारण है कि आपको वहाँ से वापस यहाँ खींच लेकर आए। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप आरएएस की? आपने जैसा बताया कि आपने 2018 में दिया, आपकी रैंक अच्छी नहीं आई, फिर 2021 में आपने दिया। इस दरमियान क्या क्या हुआ, कब कहाँ कैसे तैयारी किया? जी, तो शुरू के जो 2 से 3, मैंने 2015 में कॉलेज पूरी की, तो 2017 तक तो मेरा कोई खास विचार नहीं था कि आरएएस या आईएएस की तरफ आना है। अपन जॉब से संतुष्ट थे और शनिवार रविवार को छुट्टी होती थी, कहीं साउथ इंडिया में घूमने चले जाते थे, और तब शादी भी नहीं हो रखी थी तो पैसे भी बच जाते थे घूमने के। उसके बाद 18 के शुरू में मैंने सोचना शुरू किया इस बारे में। तो कई ऐसे मोमेंट होते हैं, जैसे 2006 में एक आपको याद होगा, कवास मलवा लखा में बाढ़ आई थी, तो हमारे वहाँ पे 4-5 दिन पूरा प्रशासन था जैसलमेर का, लखा गाँव। तो मैंने उन प्रशासनिक अधिकारियों को देखा था कि कितने काम आ रहे हैं हमारे इस मोमेंट में, इस मौके पे। तो 2018 में मानस बना, पहला अटेम्प्ट दिया, कम तैयार था मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया, तब मैं नौकरी ही कर रहा था, उसके साथ साथ तैयारी की। उसके बाद मेंस के टाइम मैंने नौकरी छोड़ दी, वो भी एक
तो शादी हो गई थी उस बीच में, हम्म, तो वो भी एक बड़ा फैसला था क्योंकि नौकरी अच्छी छोड़ना और एक बार कमा के वापस स्टूडेंट लाइफ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। हम्म, तो संयोग से परिवार का सपोर्ट मिला, घर वालों का सपोर्ट मिला और पत्नी का सपोर्ट मिला, तो ये सब होता गया। आजकल के जो यूथ हैं उनके खूब सारे सपने होते हैं, घूमना फिरना, कई कई यूथ जो है गलत दिशा में भी जाते हैं, नशा कर लेते हैं, अलग अलग चीज़ें हम लोग आमतौर पर देखते हैं। कभी आपके जहन में ऐसी बातें नहीं हैं कि यार छोड़ो ना, आप पैसे कमा रहे हैं, क्या करना है आरएस वारएस करके, अब कुछ ऐश मौज कर लें? अब देखो, बेंगलोर एक ऐसी जगह है, बेंगलोर बम्बई, जहाँ पे ऐश मौज करने की कोई कमी नहीं है। हम्म, वहाँ पे कई सारे बार्स हैं, कई सारे नाच गाने, ये वो, पीना करना, ये सब चलता रहता है। अपने जो सामाजिक परंपराएं हैं पश्चिमी राजस्थान की, वो यहाँ अपने को रोकती हैं। हम्म, तो ऐसे कई मौके आए होंगे जब दोस्त यार कहते भी हैं कि चलो पार्टी करते हैं टाइप। तो मुझे लगता है कि अपने पश्चिमी राजस्थान के जो संस्कार हैं वो हमें बांधते हैं, और वो थोड़ा सा उम्र होती है जब अपना ये करने का मन करता है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप समाज के बीच में आए, आप समाज के लिए कुछ करें, आप परिवार के साथ समय व्यतीत करें। तो उन दोनों के बीच में मैंने शायद बैलेंस बना के रखा, तो घूमना जाना भी हो गया और पढ़ाई भी हो गई। मेरा एक सवाल है, जो आप जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे थे, कई ऐसे यूथ हैं जो तैयारी करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कई बार निराशा हाथ लगने के बाद वो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा मेरे से, अब छोड़ो नहीं होगा। उनके लिए क्या मैसेज है? देखो, जो सामान्य सी बात है, आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है और वो नहीं मिलता है तो डिमोरलाइज सिर्फ छात्र ही नहीं होते, हर कोई होता है। व्यवसायी भी होते हैं, पत्रकार भी होते होंगे, हर हर पेशे में फील्ड में होता होता है, है। हाँ। और डिमोरलाइज होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, कई बार कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी रहते हैं। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। उस समय में आपको परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, थोड़ा खुद को पारिवारिक चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए, पढ़ाई से थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। और ये आरएएस और आईएएस के एग्ज़ाम समय लेते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम पूरे भारत स्तर का एग्ज़ाम है। आरएएस की वैकेंसी, एक वैकेंसी 2 से ढाई साल में पूरी होती है। तो समय के साथ धैर्य की परीक्षा ये बहुत है, मेहनत के साथ धैर्य की परीक्षा होती है। तो क्या आपका शेड्यूल था पढ़ने का? जैसे कि आपने बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, फिर मैंने तैयारी कर ली, तो क्या शेड्यूल था? लोग ये भी जानने को इच्छुक हैं। अ, जैसे मैं बताऊं तो मेरे एक रूममेट है जो इंजीनियर ही है, तो हम दोनों जयपुर में साथ में रहते थे। तो मेरा इंजीनियरिंग में रह के शेड्यूल हो गया था लेट नाइट तक जगना और सुबह लेट उठना। इसको मैंने परिवर्तित किया। उनके साथ मैं लगभग 5:30-6 बजे उठ जाता था, दिन उगने से पहले उठ जाता था। और सुबह थोड़ा वॉकिंग वगैरह करके, अच्छा नाश्ता करके फिर पढ़ने बैठते थे हम। और दोपहर के लंच के टाइम तक पढ़ते थे। उसके बाद यदि कोई टेस्ट होता था तो हम मेंस के लिए, क्या है कि टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वो लिखते थे। शाम के टाइम हमारा फिक्स था 5 से 6 बैडमिंटन खेलना। हमारे फ्लैट के पास छोटा सा पार्क था, वहाँ पे हम रोज़ खेलते थे। क्योंकि मैं जब शुरू में गया तो 15 दिन बाद ही कमर दर्द शुरू हो गया, तो खेल को कहीं ना कहीं साथ में रखना ज़रूरी है। तो मुझे याद है कि हमारे जो आरएएस मेंस के पेपर 2 दिन चलते हैं, 2 दिन, एक 2 पेपर एक दिन होते हैं, उसके अगले दिन 2 पेपर होते हैं, तो 6-6 घंटे लिखना पड़ता है। तो पहले दिन के पेपर के बाद शाम को जब लोग रट्टा मार रहे होते हैं, तब हम तो 1 घंटा बैडमिंटन खेल रहे थे। तो इससे क्या है कि बैलेंस बना रहता है आपके बॉडी का और पढ़ाई दोनों का। और शाम को मैं लगभग 10:30-11 बजे सो जाता हूँ। तो इस रूटीन ने मेरी हेल्प करी। कई बच्चे लेट नाइट भी पढ़ते हैं, तो यदि आपकी बॉडी मान रही हो, सूट कर रहा हो, तो आप पढ़ सकते हो, ऐसी कोई रूल नहीं है। हमने ये भी सुना है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू रिजल्ट आया, उससे एक दिन पहले आपके बच्चे का नामकरण था। जी, बाय लक मानते हैं किस चीज़ को? देखो, मैं मानता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है दीपशिखा कालवी, उसकी 13वीं रैंक है इस बार। तो वो हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं, कल्याण सिंह जी कालवी, उनकी पोती है। तो वो कह रही थी कि मैंने पिछली बार इस बार से ज़्यादा मेहनत की थी पर मेरा नंबर नहीं आया। इस बार मैंने इंटरव्यू से पहले शादी कर ली तो मेरा नंबर आ गया। तो मेरी शादी में ही मेरे सिलेक्शन का जोक था, और 13वीं रैंक पे एसडीएम बन जाएगी। तो ये बच्चा हुआ, मेरा ससुराल बालेरा है, यहाँ से पास में ही है। तो मैं उसके नामकरण से बस लौटा ही था, उसी रात को रिजल्ट आया। तो हो सकता है कि किस्मत का खेल हो। क्या मैसेज है आज के यूथ को, अगर आप देना चाहें तो? मेरा यही मैसेज है कि
स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के साथ आपको जो दूसरी चीज़ें होती है, गतिविधि होती है, उसमें भाग लेना चाहिए। अपनी एक हॉबी कोई ना कोई बनानी चाहिए। आजकल क्या है कि प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का हो गया है। इस प्राइवेटाइजेशन में पढ़ाई, पैसा, यही सब चल रहा है। तो बच्चे की जो नेचुरल हैबिट है वो कहीं ना कहीं खो रही है। जैसे आप नेचुरली पत्रकार थे, पर आपको शिक्षा भले ही नहीं मिली, फिर भी आप एक अच्छा पत्रकार है। तो किसी में जो स्ट्रेंथ है उसको बाहर आने देनी चाहिए। और मेरा दूसरा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंपटीशन बढ़ा है समय के साथ, फैसिलिटीज़ बढ़ी है। तो कई बार एक बार में सिलेक्शन नहीं होता, कई बार 2 बार में नहीं होता। तो धैर्य रखें। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा हक सिर्फ कर्म पे, फल पे हमारा हक ही नहीं। तो फल के बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हालांकि ये इसका पालन करना बड़ा मुश्किल होता है। कौन है आपका आदर्श? मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं और स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ता हूँ और पिताजी का मैंने संघर्ष देखा है। हम 4 बच्चे अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ते थे, तो वो सेकंड ग्रेड टीचर थे। इतनी कमाई नहीं होती, तो हमारे एजुकेशन लोन चलते थे। तो उस दौर से इस दौर पे आना, जब एक हम चारों भाई वेल सेटल्ड हैं, तो वो एक हमारे आदर्श। सपना है मारवाड़ में जो शिक्षा के क्षेत्र में, यदि मुझे मौका मिला कि मैं शिक्षा विभाग में रहूं, या मुझे अब कौन सी पोस्टिंग मिलती है काउंसलिंग के बाद रहेगा, तो मैं चाहूँगा कि अंतिम ढाणियों में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे साथ जो ग्रुप में लड़कियाँ थी वो बहुत अच्छी रैंक्स पे सेलेक्ट हुई। मतलब 3 लड़कियाँ थी हमारे ग्रुप में, तीनों हमसे आगे। तो उनको भगवान का वरदान होता है, उनको यदि मौका मिलता है तो वो बहुत ऊंचा नाम रोशन करती है। तो यदि मैं इस क्षेत्र में कुछ कर पाया कि मारवाड़ की बच्चियों को वही मौका मिले जो जयपुर की बच्चियों को मिलता है या जोधपुर की बच्चियों को मिलता है, तो मैं ज़रूर इस पे काम करना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही शानदार बात अंत में कही है कि हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। बस जरूरत है इन बेटियों को आगे लाने की। यही सोच आप रखते हैं, इसी तरीके से और भी युवा पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।